अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर होगा कंटिन्यू कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। और स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर हम आज ही के लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन, जो हमारा नेक्स्ट हाफ चैप्टर का, उस पर चले जाएंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 हम देखते हैं पहले। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गौर से देखिएगा। कहा जा रहा है डाइवर लीव्स फ्रॉम अ टावर विद एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। क्या कहा, एक डाइवर है। अब डाइवर नहीं बताया कि डाइव कर रहा है, टावर से कर रहा है, तो ये एयर डाइवर होगा, मतलब ये हवा में छलांग लगा रहा होगा। वैसे डाइवर आप स्विमिंग पूल जो होता है उसके अंदर भी आप डाइवर जो है वो डाइव करता है, ठीक है, सम हाइट से। लेकिन इन्होंने टावर का जिक्र किया तो हम इसको पिक्चराइज कर सकते हैं अपने दिमाग में कैसे कि एक हवा बाज होगा जो हवा में जंप करता है और अपना पैराशूट ओपन कर लेता है। फिर बोल रहे हैं इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट। अब इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल। अब स्टूडेंट अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 7 मीटर पर सेकंड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हमारे पास v नॉट x। क्योंकि इनिशियल कहा तो इसलिए मैंने v नॉट x कहा है इसको। फिर इन्होंने वर्ड यूज करा अपवर्ड, तो अपवर्ड की जगह ये वर्टिकल भी यूज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपवर्ड का वर्ड यूज करा, कोई बात नहीं। तो अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट होगा v नॉट y, ये गिवन है। और कितना है ये है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड। अब पूछ क्या रहे हैं, रिक्वायर्ड क्या है? स्टूडेंट बोले फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। वो जो डाइवर है उसकी क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है, कितने सेकंड बाद? 1 सेकंड बाद। अब स्टूडेंट अगर इसको आप इमेजिन करेंगे तो हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसको किस तरह इमेजिन करेंगे कि एक डाइवर ऊपर से गिरा, 1 सेकंड बाद 2 बातें पूछी गई, पोजीशन के कंपोनेंट और क्या पूछा गया? वेलोसिटी के कंपोनेंट पूछे गए। अब स्टूडेंट 1 सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगी वो तो फाइनल होगी, ये तो समझ में आता है। तो उसके जो कंपोनेंट बनेंगे, वेलोसिटी हमारे पास जो आएगी वो आएगी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी होगी v फाइनल, और उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे स्टूडेंट्स? वो आएंगे vx एंड vy। अब ये अगर आप मुझसे बात करें, अगर मैं स्टूडेंट लेवल पर हूं तो मुझे पोजीशन के कंपोनेंट समझ नहीं आए कि ये पोजीशन के कंपोनेंट से क्या कहना चाहते हैं। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे कि पोजीशन के कंपोनेंट क्या है, लेकिन मैं डायग्राम में करूंगा। तो हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। डेटा बनाते हैं पहले। तो v नॉट x, जैसे मैंने डेटा में कहा 7 मीटर पर सेकंड है, v नॉट y 3 मीटर पर सेकंड है। पोजीशन के कंपोनेंट क्या होंगे, ये दरअसल इन्होंने पूछा x और y, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होंगे? vx एंड vy। तो ये हमारा डेटा है। आगे बढ़ते हैं। और टाइम कितना दिया हमें? 1 सेकंड दिया। 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड ये कंपोनेंट्स क्या होंगे? स्टूडेंट बाकी जो पोजीशन की बात थी वो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे ये डाइवर है और ये डाइवर डाइव कर रहा है और कहाँ आ जाता है? ये नीचे आ जाता है। अब स्टूडेंट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जैसे मैंने दिखाया एरो से, वो क्या है? ठीक है, v नॉट है। और इसके जो कंपोनेंट होंगे, एक है v नॉट x 7 मीटर पर सेकंड, एक है v नॉट y 3 मीटर पर सेकंड। अब उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने कहा सपोज करें स्टूडेंट के यहाँ पर डाइवर आ गया 1 सेकंड बाद, तो इसकी यहाँ वेलोसिटी मैंने एरो से शो की, क्या होगी? इसके जो कंपोनेंट होंगे vx होंगे और vy होंगे, और जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? v होगी। ठीक है, ये समझ में आता है। अब पोजीशन के कंपोनेंट से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट एक बात बताइए, क्या जब ये डाइवर इस पोजीशन पर आता है, यहाँ पर आता है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ पोजीशन ए। तो एक बात बताइए, क्या ये थोड़ा सा जहाँ से चला था वहाँ से नीचे नहीं हो गया? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, ये नीचे हो गया। तो मैं बोलूँ इसकी पोजीशन चेंज हुई है?
ठीक है, इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करा है y। तो पोजीशन के कंपोनेंट से मतलब ये जहां से इसने डाइव किया था वहां से कितना नीचे आ गया ये पूछा। और अगर मैं आपसे पूछूं क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन है, क्या ये यहां से कुछ आगे नहीं चला गया? पहले ये इस पोजीशन पे था, आगे कितना चला गया? इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x के बराबर ही क्या चला गया आगे। तो आपसे ये पूछा इसकी पोजीशन अब क्या होगी, मतलब इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ डाइविंग के रिस्पेक्ट से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ x और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ y। ये दरअसल क्या कहलाएंगे इसकी पोजीशन के कंपोनेंट जब ये 1 सेकंड बाद कहां पहुंचेगा a पर। अब स्टूडेंट अगर ये बात आपको समझ में आती है तो हम आगे की तरफ चलते हैं और हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी जो सम हाइट टू ग्राउंड हो, उसके अंदर सबसे पहले आप टी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर आपको टी कैलकुलेट करने की नीड नहीं है क्योंकि उन्होंने टी आपको गिवन करा है और वो कितना है 1 सेकेंड के इक्वल है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कंपोनेंट, फिर अगर पोजीशन के कंपोनेंट निकाले जाए तो क्या हो सकता है फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी। स्टूडेंट वी नॉट एक्स हमें गिवन है 7 और टी भी गिवन है वो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x 7 मीटर आएगा, मतलब 1 सेकंड बाद ये कितना आगे जा चुका होगा 7 मीटर के इक्वल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर चुका होगा स्टूडेंट, मूव कर चुका होगा। अब अगर वर्टिकल पोजीशन देखें तो स्टूडेंट ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्म किया है, s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ और ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट वी आई की जगह हमने वी नॉट वाई रखा क्योंकि इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है वी नॉट वाई, टाइम एज इट इज है। ए की जगह माइनस जी प्लेस किया है तो आपके पास, और एस की जगह क्या प्लेस करा है वाई, तो आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब यहां पर जो वैल्यूज है वो अगर पुट करें, y कैलकुलेट करना है, वी नॉट वाई हमें गिवन है 3 और t 1 है, हाफ अपनी जगह पर, g हमें पता है 9.8 और 1 स्क्वायर हो जाएगा ये। और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 3 1 जा 3 होगा और मैंने इसको कैंसिल करा तो आंसर आया आपके पास 4.9, 1 स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये। माइनस करेंगे तो स्टूडेंट माइनस का 1.9 मीटर, मतलब ये कितना नीचे आएगा 1.9 मीटर। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि इसका जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। अगर ऊपर जाता तो फिर ये y की वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव होती। स्टूडेंट तो ये आपके पास कंपोनेंट आ गए किसके, पोजीशन के। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का पहला जो कंपोनेंट होगा vx v नॉट x के बराबर है, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इसका बार बार, और v नॉट x कितना दिया 7 मीटर पर सेकंड दिया, तो ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो कितना है, वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी के इक्वल है। वी नॉट वाई 3 है स्टूडेंट गिवन है, माइनस 9.8। और अगर इस इक्वेशन की बात करें स्टूडेंट तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्म की है, वी एफ इक्वल होता है वी आई प्लस जी टी, और वी एफ की जगह वी वाई क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह वी नॉट वाई और जी की जगह माइनस जी और टी। स्टूडेंट वैल्यू पुट करिए तो 3 जी 9.8 टाइम 1 है, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे, माइनस का 6.9 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट क्या, वी वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और ये भी नेगेटिव ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, डाउनवर्ड है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास न्यूमेरिकल था आज का पहला जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 देखते हैं। स्टूडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 भी इसी तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है,
कहा जा रहा है बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक लड़का है जो 10 मीटर दूर खड़ा हुआ है किससे? बिल्डिंग से। फिर कहा जा रहा है कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 12 मीटर अबव हिम। कहा जा रहा है बामुश्किल पहुंच पाता है, क्या पहुंच पाता है वो नहीं कहा अभी तक, ठीक है। हाँ, जो भी चीज पहुंच पाती है वो कहाँ पहुंचती है? रूफ पर। और जो इस लड़के से कितनी ऊपर है? 12 मीटर, 12 मीटर ऊपर है। अब आगे कह रहे क्या पहुंचता है? बोल रहे व्हेन ही थ्रोज अ बॉल, मतलब कि जब ये बॉल फेंकता है तो बॉल बामुश्किल पहुंच जाती है, ठीक है। कहां पर? छत पर। छत कितनी ऊंची है? 12 मीटर। मतलब ये 10 मीटर लड़का दूर खड़ा हुआ है बिल्डिंग से और 12 मीटर की एक बिल्डिंग है ऊंची। ये बॉल फेंकता है तो बॉल पहुंच जाती है। फिर कहा जा रहा है एट ऑप्टिमम एंगल। स्टूडेंट, ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट पॉसिबल है। मतलब जैसा आपने देखा होगा मुख्तलिफ तरीके से, आपने ही बचपन में या मैंने भी बचपन में खेला है, मुख्तलिफ तरीके से हम क्या करते हैं? थ्रो करते हैं बॉल को, ठीक है। जैसे क्रिकेट हम लोग बहुत खेलते हैं, तो अब वो बोल रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट पॉसिबल एंगल बनाता है जब ये थ्रो करेगा लड़का बॉल को, तो इसका कोई हॉरिजॉन्टल से क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम एंगल से ही क्या कर देता है? थ्रो करता है और बॉल को 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर क्या करता है? पहुंचा देता है। अब पूछ क्या रहे वो आपसे, ठीक है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल। बॉल के इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट बताइए। मतलब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट होती है तो उसके कंपोनेंट क्या होंगे स्टूडेंट्स? वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई होंगे। स्टूडेंट डायग्राम और डेटा बनाते हैं, तो डायग्राम में कुछ सिचुएशन इस तरह, एक लड़का है और कितनी मीटर दूर खड़ा हुआ है? 10 मीटर्स, ठीक है, दूर है किससे? एक बिल्डिंग से। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? y, ठीक है, ये 12 मीटर है। फिर ये क्या करता है? इसके हाथ में एक बॉल है, जैसे बॉल दिखाई गई है, ये बॉल को थ्रो करता है विद ऑप्टिमम एंगल। स्टूडेंट, ऑप्टिमम एंगल ये होगा और बॉल कहां पहुंच जाती है? छत पर पहुंच जाती है। और जो एंगल है ऑप्टिमम वो थीटा है, इन्होंने कहा, वैल्यू इन्होंने नहीं दी। और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है जिससे इन्हें फेंका, और इसके कंपोनेंट आपसे पूछे गए वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई। स्टूडेंट, इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर करा है मैंने कि न्यूमेरिकल में क्या कहा और क्या पूछा है। एक लड़का बिल्डिंग से 10 मीटर दूर खड़ा हुआ है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 12 मीटर। कुछ बेस्ट पॉसिबल एंगल के साथ बॉल को फेंककर पहुंच जाती है बॉल छत पर। तो पूछा गया कि इसके वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई कंपोनेंट बताएं। ये भी सेकंड केस का न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। कैसे? इस तरह के अगर आप गौर से देखें इस न्यूमेरिकल को, तो इसमें हाफ प्रोजेक्टाइल है, मतलब जमीन से कुछ हाइट पर जा रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं आया। स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन और डेटा की तरफ बढ़ते हैं। डेटा में वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई रिक्वायर्ड है। एक्स हमें 10 मीटर और वाई हमें 12 मीटर गिवन है। और स्टूडेंट, अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो मैंने इस तरह के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आपको कहा था क्या मालूम करेंगे आप? हम मालूम करेंगे क्या? टाइम। टाइम का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, t इज इक्वल्स टू रूट 2y ओवर g। मतलब रूट अंडर रूट 2y ओवर g जो है आपका क्या होगा? ठीक है, टाइम होगा। स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते हैं, y 12 है। अगर हम y 12 पुट करें तो मल्टीप्लाई डिवाइड और रूट लेने के बाद टाइम हमारे पास आएगा 1.565 सेकेंड्स। स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता है x इक्वल होता है वी नॉट एक्स टी। एक्स हमें गिवन है, टी हमने कैलकुलेट कर लिया, वी नॉट एक्स ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10 इक्वल आ गया वी नॉट एक्स, टी की जगह 1.565, इसको डिवाइड करवा देते हैं लेफ्ट पर, तो हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 1.565, तो वी नॉट का आंसर आया 6.39 इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा। स्टूडेंट, इसी तरह हम किसके ऊपर चलेंगे? वी नॉट वाई कैलकुलेट करेंगे।
और वी नॉट वाई के लिए वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने बताया आपको कि ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट किया गया है या कन्वर्ट किया गया है। वैल्यूज पुट करते हैं। वाई हमारे पास स्टूडेंट 12 दिया है, वी नॉट वाई कैलकुलेट करना है लेफ्ट करा। टाइम हमारे पास मौजूद है, हाफ अपनी जगह पर, जी 9.8 आ गया और टाइम की जगह 1.565 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 12 फिर एज इट इज, वी नॉट वाई एज इट इज, ये भी ऐसे ही आया। यहाँ मैंने 2-3 काम एक साथ करे। पहले इस वैल्यू का स्क्वायर करा, मल्टीप्लाई करा 9.8 और डिवाइड करा 2 से, तो आंसर क्या दिया हमें 12। स्टूडेंट ये -12 लेफ्ट पर आके क्या हो जाएगा +12 और +12 24 और 1.565 को मैंने लेफ्ट पे लाके डिवाइड करवाया। जब डिवाइड हुआ तो वी नॉट वाई का जो रिजल्ट आया वो क्या आया 15.336 मीटर्स पर सेकेंड। अब स्टूडेंट ये आंसर प्लस में है तो इसका मतलब ही यही है कि जो बॉल है वो कहाँ जा रही है ऊपर। अगर ये आंसर माइनस में होता वाई का तो फिर आपकी बॉल कहाँ आती डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट अगर आपको पिछले सारे फॉर्मूलाज और थ्योरी अच्छी तरह आती है तो ये न्यूमेरिकल में इतनी कोई सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। मैंने कहा था कि आप शुरू की इक्वेशंस को अंडरस्टैंड कर लें। जो 6 इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, अगर आप वो अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट हमारा चैप्टर का जो न्यू टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। और स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल हमने ख़त्म कर लिया विद न्यूमेरिकल। ये नेक्स्ट हाफ भी के लिए हम चैप्टर का है सर्कुलर मोशन और ये 2 डायमेंशन मोशन की एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है। ये कंप्लीट होगा तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट सर्कुलर मोशन क्या है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी बॉडी जो आप आम जिंदगी में देखते हैं और सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो उसकी मोशन क्या कहलाती है स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन कहलाती है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल्स कोट करूं तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाई है, ठीक है। प्लैनेट्स की मोशन ले लें आप, ठीक है, अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अर्थ की मोशन ले लें आप, ठीक है, और मून की ले लें। यहाँ जो मून है ये अर्थ के अराउंड में क्या कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरह एटम में आप आ जाएं तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके, ठीक है, वो अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह अगर आप ये देख लें, एक लड़का है जो, ठीक है, रेस ट्रैक के ऊपर क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ के ऊपर, ठीक है, रन कर रहा है। इसकी मोशन भी क्या है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है। इसी तरह सर्कुलर राइड, अगर आपने राइड्स देखी हो जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ पार्क्स के अंदर मौजूद होती हैं, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह भी होते हैं, तो ये मुख्तलिफ राइड जो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। इसी तरह घड़ी के कांटे वगैरह हो गए स्टूडेंट, आम जिंदगी में बहुत एग्जाम्पल्स हैं। गाड़ी का व्हील हो गया, ठीक है, ये इसी तरह टैप ओपन करते हैं वो घूमता है। अगर आपने बचपन में लड्डू देखा हो, ठीक है, टॉप जिसको बोलते हैं, वो रोटेट करता है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है किसकी, सर्कुलर मोशन की। फैन की विंग्स देख लें, वो या मोटर जितनी भी चलती हैं वो सब की सब क्या करती हैं, मूव करती हैं सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। सब एग्जाम्पल है किसकी, सर्कुलर मोशन की। अब स्टूडेंट ये सर्कुलर मोशन हम 2 तरह की पढ़ेंगे, एक है यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म। अब स्टूडेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म का अगर आप वर्ड समझे तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ऐसी चीज जो क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है स्टूडेंट जो चेंज ना हो। अब क्या चीज चेंज ना हो जिसकी वजह से हमने इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा, तो स्टूडेंट पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बोल रहे हैं इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, बोल रहे हैं अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो लेकिन उसकी जो स्पीड हो वो क्या रहे, कांस्टेंट। इसको स्टूडेंट अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल कोट करता हूं मैं, ठीक है, वो है एग्जांपल फैन की, क्योंकि सब फेमिलियर है, फैन सबने देखा है, सब देखते हैं, सबके घर में होता है, चलता है, ठीक है।
अगर फर्ज करें आप अभी फैन स्टॉप हुआ हुआ है, आप उसको चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो उसकी स्पीड के साथ क्या हो रहा होगा ये बताइए। पहले बताइए क्या सर्कुलर मोशन होगी वो? तो जवाब है हाँ, क्योंकि फैन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी सर्कुलर मोशन होगी। अच्छा, अब आ जाए उसकी स्पीड के साथ। स्पीड बताइए, क्या स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है जब फैन को ऑन करा? तो जवाब होगा उसकी इंक्रीज क्या हो रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होते होते क्या होता है कि इंक्रीज ही होती चली जाती है, या एक ख़ास स्पीड पर एक, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड पे आके रुक जाता है जो आपने सेट की है। तो फिर दोबारा आंसर होगा कि इंक्रीज नहीं होती रहती, बल्कि एक पर्टिकुलर स्पीड पर आके क्या होता है, उसी स्पीड पर आपका फैन जो है वो क्या करता है, मूव करता रहता है। तो अगर स्पीड एक ख़ास हो जाए, ठीक है, ना बढ़े ना कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अब आपका दोनों बातें पूरी हो रही हैं। अब आपकी जो फैन है वो सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन के साथ साथ उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है। तो ऐसी सर्कुलर मोशन क्या कहलाएगी, ऐसी सर्कुलर मोशन कहलाएगी यूनिफॉर्म। और अगर इसका उल्टा कर दें, मतलब उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट ना हो, जैसे जब स्टार्ट किया था उस वक्त, या आप चलते हुए फैन को ऑफ कर दें, तो उसकी स्पीड ज़्यादा से क्या होने लगेगी, कम, मतलब डिक्रीज होने लगेगी। जब उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगेगी, फिर दोबारा स्पीड अब कांस्टेंट नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। तो अब जो सर्कुलर मोशन होगी वो दूसरी होगी, वो कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। मतलब एक वर्ड चेंज करा, अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कभी ज़्यादा हो रही हो, कभी कम हो रही हो, कांस्टेंट ना रहे। जैसे एक एग्जांपल अभी याद रखें, और भी एग्जांपल्स है। जैसे फैन जब स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट स्टार्ट करते वक्त उसकी स्पीड चेंज होती है, बढ़ती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है उस वक्त। फिर एक कांस्टेंट स्पीड पर आके चलता रहता है, उस वक्त उसकी स्पीड क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। फिर अगर आप ऑफ कर दें तो ऑफ करने में उसकी स्पीड दोबारा क्या होती है, चेंज हो रही होती है, उस वक्त भी वो क्या करता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ आ जाता है। कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम जो हमें हेल्प करेंगी आगे की तरफ, ठीक है। मतलब कि हम डेफिनेशन जो पढ़ने जा रहे हैं वो डेफिनेशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट वो डेफिनेशंस, जो पहली डेफिनेशन है वो है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है स्टूडेंट, हम दरअसल पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इन तीनों के साथ जो वर्ड जुड़ जाएगा वो कौन सा जुड़ेगा, एंगुलर। एंगुलर शो कर रहा होगा सर्कुलर मोशन को। और इससे पहले जो चैप्टर में आप पढ़कर आए थे उसको सिर्फ आपने पढ़ा था चैप्टर 3 में, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने स्टडी की थी। वहां पर आपने जस्ट क्या पढ़ा था, जस्ट आपने स्टडी करा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो अब वो वाला कहलाएगा जिसको आप बोलते थे एस डिस्प्लेसमेंट, वी वेलोसिटी, टी ए एक्सेलरेशन। अब ये कहलाएंगे स्टूडेंट लीनियर। ये क्या कहलाएंगे, लीनियर। लीनियर शो करेगा कि अगर बॉडी मूव करे ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कहाँ मूव करे, स्ट्रेट लाइन पर। और जब इनके साथ एंगुलर लग जाएगा तो फिर यही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कहलाएंगे क्या, एंगुलर। और बॉडी मूव का करेगी सर्कुलर पाथ पे, तो एंगुलर शो करेगा सर्कुलर पाथ को और लीनियर शो करेगा किसको, ये लीनियर शो करेगा हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन को, रेक्टिलिनियर मोशन को। अब स्टूडेंट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अब डेफिनेशन पहले देख लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय रोटेटिंग बॉडी एट द सेंटर ऑफ सर्किल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। मतलब बोल रहे हैं जो एंगल बनेगा जब बॉडी रोटेट करेगी, कहाँ बनेगा, सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कब, जब बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। अब ये देखते हैं स्टूडेंट, क्या ऐसा होता है कि जब बॉडी रोटेट करती है तो सर्किल के सेंटर पे एंगल बनता है। तो डायग्राम से पहले इसको समझते हैं। ये सर्किल है हमारे पास,
और अगर गौर करें, ये इसका सेंटर है और सेंटर टू आउटर सरफेस जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? रेडियस, जिसको हमने डिनोट करा किससे? आर से। अब अगर सपोज कीजिए कि बॉडी रोटेट कर रही है इन काउंटर क्लॉक डायरेक्शन कुछ इस तरह, ठीक है, मतलब यहां पॉइंट पर P ले लेते हैं इसको, ठीक है, P पॉइंट इसको लेते हैं हम, और सपोज कीजिए कि इस P पॉइंट पर बॉडी, ठीक है, रुकी हुई थी, इसने काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। तो जैसे काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी तो पॉइंट Q पर पहुंची, और इसने जो एंगल बनाया सेंटर के साथ वो कितना बनाया स्टूडेंट? थीटा एंगल बनाया। स्टूडेंट ये जो एंगल थीटा बना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, जो सर्कुलर पाथ पे मूव करते वक्त बॉडी एंगल बनाती है सेंटर के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एक चीज और, P से Q तक का जो कर्व डिस्टेंस है ये ऐसे, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। अगर आपने सर्किल स्टडी किया हो छोटी क्लासेस में, ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ क्यों कहा? क्योंकि स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं है स्टूडेंट, ये कर्व है, इसलिए आर्क कहलाता है। तो इस आर्क की क्या है? ये लेंथ है। स्टूडेंट अगर आगे चले फॉर्मूला, तो अगेन कंसीडर कर लेते हैं डायग्राम पर, इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम थीटा का। और अगर डायग्राम देखें तो बिल्कुल वही है, सर्किल है, सेंटर है, और इसका रेडियस r है, और बॉडी जो है हमारे पास P से चलती है और कहाँ पहुंच जाती है? Q पर, और सेंटर के साथ क्या फॉर्म करती है? थीटा। और आर्क पे डिस्टेंस कितना कवर करती है स्टूडेंट? ये आर्क पे डिस्टेंस कवर करती है s के बराबर। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर बॉडी P पर ना आए, P से ये आ जाए Q पर ना आए, Q से आ जाए Q प्राइम पर, तो स्टूडेंट Q प्राइम पर आएगा तो यहां से फिर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा s, क्या ये ज्यादा हो गया? आप बोलेंगे हाँ ज्यादा हो गया। तो क्या एंगल भी ज्यादा हुआ? बिल्कुल एंगल भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, अगर आपकी बॉडी यहाँ आएगी तो एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ेगा तो आर्क भी हो जाएगी यहाँ से, इसको Q डबल प्राइम बोल रहा हूँ, P से Q डबल प्राइम, तो आर्क लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आर्क लेंथ S है ये थीटा से कैसे रिलेट कर रही है? डायरेक्टली। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो आर्क लेंथ में भी क्या होगा? इजाफा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम इसका क्या बनाएंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। स्टूडेंट हम ये बोल सकते हैं फिर आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसी को हम यहाँ पर मैथमेटिकली राइट कर लेते हैं, s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा से, और हमें पता है जब हम प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल, और इक्वल के बाद क्या प्लेस किया जाता है? कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम देके छोड़ दिया, अब हमारा टारगेट है ये कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के लिए एक लॉजिक लगाएंगे हम, वो है 1 कंप्लीट साइकिल या रेवोल्यूशन की। स्टूडेंट गौर कीजिए, जब आपका सर्किल के ऊपर बॉडी पूरा एक साइकिल पूरा करेगी, मतलब यहां से P से चली और पूरा सर्किल रोटेट करके दोबारा कहां गई? P पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो स्टूडेंट मेरी जबान में आसान से अल्फाजों में क्या होगा? जितना ये सर्किल गोल होगा इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। अगर ये सर्किल बड़ा होता, मतलब इतना बड़ा होता, तो फिर दोबारा अपनी गोलाई के मुताबिक ये डिस्टेंस कवर करता जो बड़ी हो गई है। अब इस गोलाई को हम स्टूडेंट मैथमेटिक्स में जानते हैं सरकमफेरेंस के नाम से, मतलब जितना सरकमफेरेंस होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं सरकमफेरेंस होगा ये CIRF, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रेडियस पर। फॉर्मूला होता है 2πr। अगर रेडियस बड़ा हो गया तो सरकमफेरेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेडियस छोटा होगा तो सरकमफेरेंस भी कम होगा, सर्किल का साइज भी क्या होगा? कम होगा। तो फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस गोलाई को हम बोलते हैं आर्क।
एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो आर्क लेंथ होगी वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के बराबर होगी, और फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर, और ये यहाँ बाय मिस्टेक आया है, ठीक है। 2 पाई आर इसका क्या होगा स्टूडेंट, फॉर्मूला होगा, और ये नेक्स्ट जो है हमारे पास एंगल है, बिल्कुल सही है। इसी तरह एंगल कितना बनाएगी, अब अगर पूछा जाए कि एक साइकिल में एंगल कितना बनेगा, तो इसके मैं 4 पोर्शन कर देता हूँ सर्किल के। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, एक साइकिल पूरा हो गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री में। और इसको एक और यूनिट में हम लेते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे, 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब अगर इन दोनों की वैल्यू एस और थीटा की वैल्यू हम इस जगह पे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, वो बना हमारे पास s की जगह आ गया 2 पाई r, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, और थीटा की जगह मैंने लिखा क्या 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये 2 पाई यहाँ पर लेफ्ट पे आके डिवाइड हुआ, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनी r। इसको हम दोबारा पुट करेंगे स्टूडेंट कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन बनती है हमारे पास s इक्वल टू कांस्टेंट था ब्रैकेट में, और बाहर था थीटा। कांस्टेंट की वैल्यू क्योंकि r निकली तो हमने यहाँ पर क्या पुट करा r, तो हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हुआ s इज इक्वल्स टू r थीटा। अब स्टूडेंट अगर थीटा हमें कैलकुलेट करना है, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, मैथमेटिक्स वालों को बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा या पढ़ोगे। तो थीटा का फॉर्मूला बना एस ओवर आर। स्टूडेंट अगर इसकी यूनिट कैलकुलेट की जाए तो एस भी डिस्टेंस है, आर भी डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो मीटर मीटर से कैंसिल होकर क्या बनेगा 1 कोई यूनिट नहीं है, तो हम बोलते हैं थीटा फिजिक्स में डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो हमने कहा सिंस थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी हम मैथमेटिक्स वाली यूनिट्स इसमें पढ़ते हैं स्टूडेंट, बट इन मैथमेटिक्स इट हैज फॉलोइंग यूनिट्स। क्या पढ़ते हैं, जैसे डिग्री लिखते हैं, और दूसरी मैंने क्या बताई स्टूडेंट्स, रेडियन बताई, ठीक है। इनका रिलेशन भी बनाएंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये 2 यूनिट हम मैथमेटिक्स वाली यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स में आप इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब रेडियन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, रेडियन होता है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज सेड टू बी 1 रेडियन व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। बोल रहे हैं वो एंगल जो किससे बनेगा, सेंटर ऑफ सर्किल से, जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास थीटा और ये रेडियस पॉइंट पी क्यू और एंगल बना थीटा, 1 रेडियन होगा कब, और 57.3 डिग्री होगा कब होगा ये, जब हम आर्क लेंथ किसके इक्वल कर देंगे, रेडियस के इक्वल। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको पूरा डेरिवेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट, ठीक है, क्लास में यहीं से मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और ये रेडियन से ही हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा।